Hello students, welcome back once again in your on YouTube channel Hydrogen Classes for Chemistry. In this class today we'll discuss about the mole concept. Mole concept is very important concept as a chemistry student. केमिस्ट्री के लैब में हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या केमिस्ट्री के अंदर जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह हम इस मॉल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी बार इस मॉल कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में तो इसको ABC ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जा सकता है। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जब हम मोल कॉन्सेप्ट 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं तो छोटी सी बात है, लेकिन आज अगर हम इसको 11th क्लास में पढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही ब्रॉड थिंग बन जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने की हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं, तो उनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट, और इसका भी पहले पढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन फर्स्ट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। जब भी हम केमिस्ट्री लैब में किसी भी केमिकल की अमाउंट को जब भी हम मेजर करते हैं तो उसे मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही मेजर करते हैं। जैसे हम मार्केट से जब भी कोई सामान परचेज करते हैं तो उसे या तो किलोग्राम की फॉर्म में लेते हैं, लीटर्स की फॉर्म में लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ आइटम्स के रूप में लेते हैं। जैसे 1 डोजन मीन्स 12 आइटम्स। तो इसी तरीके से जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट इट इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज व्हाट इज मोल। इसीलिए इसको केमिस्ट स्केल के नाम से भी जाना जाता है, केमिस्ट स्केल। यानी ये केमिस्ट्री लैब के अंदर इस्तेमाल में लाया जाने वाला वो स्केल है जिससे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट डेफिनेशन की तो हम कह सकते हैं अ मोल इज डिफाइंड एज द amount of substance that have Avogadro number of particles। इस तरीके से 1 डोजन मीन्स 12 पार्टिकल्स, इसी तरीके से 1 मोल मीन्स 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो इज ए कांस्टेंट नंबर 6.022 into 10⁻23। तो ये हो गया 1 मोल। यानी 1 मोल का मतलब है कोई भी एक ऐसा आइटम, ऐसा पार्टिकल, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल पाए जाए उसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं जैसे 1 मोल हाइड्रोजन एटम। अगर हम कहें कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब ये होगा देयर आर 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम कहें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड मीन्स देयर आर 6.022 मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है मोल कॉन्सेप्ट की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हेन देयर आर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोल, 1 मोल। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब हम अमाउंट को नंबर से नहीं मापेंगे, अमाउंट को हम वेट के अंदर मापते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कैसे देखते हैं? अनदर डेफिनेशन ऑफ मोल, द मोल इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू इट्स gram atomic mass if it is in atomic, or molecular mass if it is in molecular form, or gram formula mass if
इट इज इन आयोनिक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मास अकॉर्डिंग टू द मास डेफिनेशन लिखते हैं मोल की, तो 1 मोल अगर कोई पार्टिकल्स एटम के रूप में पाए जाते हैं तो 1 मोल अमाउंट का मतलब है कि उसके अंदर एटॉमिक मास कितना है। अगर कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है तो 1 मोल मीन्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें किसी आयनिक कंपाउंड के लिए, तो आयनिक कंपाउंड का जो भी फॉर्मूला यूनिट मास होता है वही क्या कहलाता है उसके लिए, 1 मोल। इसका मतलब अगर हम बात करें एटम फॉर्म के लिए तो ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या बोलेंगे, उसका 1 मोल अमाउंट। अगर हम बात करें किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो मॉलिक्यूल फॉर्म में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, जो भी कंपाउंड पाए जाते हैं, उनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही क्या कहलाएगा उनके लिए, 1 मोल अमाउंट। अगर कोई कंपाउंड आयनिक फॉर्म में पाया जाता है तो उनका ग्राम फॉर्मूला मास ही क्या कहलाएगा उनके लिए, 1 मोल अमाउंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम्स की, तो एटम्स हैं, इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मतलब हुआ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना है, 1 ग्राम। और अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब हमने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो हम इसका क्या लिख देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इसका 2 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का वेट जो है 1 ग्राम, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स देयर आर 2 ग्राम्स। तो ये 2 डेफिनेशन हो जाती है अभी यहाँ पे हमारी कंप्लीट। दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ मोल। इसके बाद अगर हम बात करें किसी गैसियस थिंग के लिए, यानी अगर कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में पाया जाता है तब देखिए, हम 2 डेफिनेशन पढ़ ही चुके हैं। अब बात आती है डेफिनेशन नंबर 3। जब हम किसी गैसियस सब्सटेंस के मेजरमेंट्स करते हैं तो मोल की डेफिनेशन थोड़ी सी और बदल जाती है। कैसे, ए मोल इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इक्वल टू 22.4 liter at STP. STP means standard temperature and pressure. इसका मतलब क्योंकि जब गैस अवस्था में हम मापते हैं, किसी गैस के लिए मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, तो गैस क्या होती है, गैस को तो गैसेस फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के अंदर इस चीज को माप सकते हैं। तो अगर किसी गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर है तो उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल अमाउंट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं, देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर की, तो जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रेशर की, तो जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर कोई गैस जिसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, तो वो क्या कहलाएगा उसके लिए, 1 मोल अमाउंट। इसके बाद थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में चेंज कर दिया जाए, जैसे अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो हमने ले लिया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर की बजाय ले लें 1 बार, यानी 1 बार प्रेशर, तो 1 बार प्रेशर लेने के बाद इसकी जो अमाउंट है वॉल्यूम में थोड़ा सा बदल जाता है, अभी बन जाता है 22.7 लीटर। इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार है,
तो 1 मोल अमाउंट का मतलब है उस गैस का 22.7 लीटर। तो ये थर्ड डेफिनेशन भी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद लास्ट आता है द फोर्थ डेफिनेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है देखिए, ए मोल इज डिफाइंड एज द amount of substance that have many elementary entities as present in 0.012 kilogram of carbon 12। अब इन सारी डेफिनेशंस को हम सम अप करके फोर्थ डेफिनेशन लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कार्बन 12 लिया है, कार्बन 12 मीन्स द कार्बन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम का मतलब है 0.012 किलोग्राम। तो कार्बन 12 का अगर हम इतना अमाउंट लें, उसके रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के अंदर जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर पाए जाएंगे इसके बराबर, जो भी मास बराबर पाया जाएगा इसके बराबर, तो वही क्या कहलाएगा उसके लिए 1 मोल। मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब है ये वॉल्यूम के अंदर भी हो सकता है, ये अमाउंट भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकते हैं और ये वेट भी हो सकता है, यानी मास भी हो सकता है। तो कार्बन 12 को हम एक रेफरेंस मानते हैं और कार्बन 12 का अगर हम 0.012 किलोग्राम अमाउंट लें, उस अमाउंट के रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाली सारे के सारे अगर एलिमेंट्री एंटिटीज बराबर हैं, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो उस अमाउंट का, उस सब्सटेंस का 1 मोल अमाउंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये 4 डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती हैं मोल कॉन्सेप्ट की। अभी हमने डेफिनेशन तो स्टडी कर ली हैं मोल कॉन्सेप्ट की। अब कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए हम कुछ लॉजिकल रिलेशन लिखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में और वॉल्यूम्स के बीच में। जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े तो उसे कैसे करें, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर एटॉमिक स्पीसीज, यानी कोई भी अगर एलिमेंट एटम की फॉर्म में पाया जाता है और उसके लिए हमें अगर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो कैसे करें, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है 1 मोल, तो 1 मोल की हमने कई डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो 1 मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23, और अगर एटॉमिक फॉर्म में है इसका मतलब दीज आर द एटम्स। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अगर एटॉमिक फॉर्म में है और 1 मोल है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें कितने एटम पाए जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम बात करें मास की, तो 1 मोल मीन्स व्हाट, द ग्राम एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ही क्या कहलाता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम की फॉर्म में, तो 1 मोल उसका अमाउंट बन जाता है। लेकिन अगर वो एलिमेंट गैसियस फॉर्म में पाया जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर एट ST। तो अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया, 1 मोल का मतलब ही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हो, 1 मोल का मतलब ही है 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम हो, 1 मोल का मतलब ही है कि उसका वेट कितना हो, ग्राम एटॉमिक मास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और मास, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वैल्यूज को डिराइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करें फॉर मोलिकुलर स्पीसीज, यानी कोई भी अगर एलिमेंट या कंपाउंड मॉलिक्यूल की अवस्था में पाया जाता है तो उसके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। 1 मोल मीन्स 6.022 × 10⁻23 molecules, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूल के लिए तो वेट कितना होता है 1 मोल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम बात करें वॉल्यूम का तो वॉल्यूम सेम रहता है 22.4 लीटर एट ST। तो ये हुआ मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
22.4 लीटर एट एसटीपी अमाउंट उसका वॉल्यूम में, और उसका मास कितना होगा उसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर। लास्ट आता है फॉर आयनिक स्पीसीज। तो आयनिक स्पीसीज का 1 मोल मीन्स उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हो, वही एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन आयनिक कंपाउंड में जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल की अवस्था में नहीं होते, जबकि फॉर्मूला यूनिट्स के अंदर पाए जाते हैं। और जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो गैसेस अवस्था में होते ही नहीं, इसका मतलब उनका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसका मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। तो अब हमारे पास ये रिलेशंस आ गए, इनसे हम सोल्व कर सकते हैं बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। जैसे कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के एक एटम का वेट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम है क्या। कैल्शियम एटम की फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड। कैल्शियम इज अ एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म। इसका मतलब हम ये रिलेशंस इस्तेमाल करेंगे यहाँ, राइट। तो अभी हम कैल्शियम के बारे में सिर्फ क्या जानते हैं, एटॉमिक मास या वेट ऑफ कैल्शियम जितना होता है 40 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास, तो 40 ग्राम। और 40 ग्राम में एटम्स की संख्या कितनी इतनी है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम हैव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब है 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने सारे अमाउंट ऑफ एटम्स के अंदर वेट कितना होगा 40 ग्राम, तो 1 एटम का वेट कितना होगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम हैव वेट कितना 40 ग्राम। Then 1 atom of calcium have weight 40 divided by 6.022 into 10⁻23। ये आ गया 40 by 6.022 into 10⁻23, राइट। जब ये अमाउंट किसमें है, ग्राम, राइट। तो यहाँ से हम इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लगभग आएगा 6 पॉइंट समथिंग into 10⁻23 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। तो इस तरह की न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सकते हैं, राइट। कुछ और देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका अमाउंट कितना है 4.4 ग्राम, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास ये रिलेशन है। मॉलिक्यूल्स के लिए रिलेशन का मतलब है कि 1 मोल्स का मतलब ही होता है 1 ग्राम मोलिकुलर मास, और 1 मोल का मतलब ही है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे। कैसे, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय टोटल आ गया 44 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव वेट कितना होता है 44 ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 4.4 ग्राम में कितने होंगे ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव या कंटेन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23। 1 gram of carbon dioxide will contain the number of particles 10⁻23 divided by what 44, and 4.4 gram of carbon dioxide will contain number of particle
6.022 into 10 raised power 23 divided by 44 multiply by 4.4। ये कैलकुलेट करते हैं हम 0.1, तो ये आ गया 6.022 into 10 raised power 22 मोलिक्यूल्स। जो हमने कैलकुलेट किया है ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं जो किसमें पाए जाते हैं 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे आप कर लेते हैं हम कोई क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 58.5, या थोड़ा सिंपल कर लेते हैं 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl अपने आप में एक आयनिक कंपाउंड है, इसका हमें ग्राम फॉर्मूला मास पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स समझते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कैसे? हमने अभी सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल हुआ 58.5 ग्राम। दिस इज द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। और जब ग्राम फॉर्मूला मास हमारे पास है तो उसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। कितने फॉर्मूला यूनिट होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 फॉर्मूला यूनिट। अब 1 मोल में इतने फॉर्मूला यूनिट हैं और 1 मोल का मतलब ये 58.5 ग्राम। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 6.022 into 10 raised to power 23 gram, molecule. Then 1 gram of NaCl will contain 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 58.5, और हमें कैलकुलेट करना है कितने में 5.85 ग्राम। Then 5.85 gram of NaCl will contain the number of particles 6.022 into 10 raised to power 23 into 58.5 multiply by 5.85। इसको जो कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल होता है 0.1 पे, तो वैल्यू आ गई इसके लिए 6.022 into 10 raised to power 22 फॉर्मूला यूनिट। तो इस तरह हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो हमें क्या करना है, NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास पता होना चाहिए और NaCl के ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब 58.5 ग्राम NaCl में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड कर देंगे 58.5 ग्राम से। 5.85 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, देन उससे हम मल्टीप्लाई करें। तो जो भी हम सॉर्ट आउट करते हैं दीज आर द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन द 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। Calculate the weight of 10 raised to power 22 atoms of हाइड्रोजन गैस। यानी हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जिसके एटम्स कितने हैं हमारे पास 10 raised to power 22। तो हमें इन 10 raised to power 22 एटम्स में वेट कैलकुलेट करना है कितना होगा। जब बात हो रही है एटम्स के लिए तो एटम्स के लिए हम पढ़ेंगे ये रिलेशन। इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास के बराबर किसका अमाउंट होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स के अंदर हम काउंट करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हमें तो वही करना है 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 ग्राम,
और 1 mole of hydrogen contain number of particles कितने होते हैं 6.022 into 10 raised to power 23। इसका मतलब when there are 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, the weight of hydrogen atoms will be 1 gram. Then what we can calculate the weight of 10 raised to power 22 atoms. कैसे लिख सकते हैं हम लोग 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen have weight। कितना वेट होगा भाई 1 ग्राम। तो 1 एटम में कितना वेट होगा 1 एटम हैव द वेट ऑफ 1 बाई 6.022 into 10 raised to power 23। जो यूनिट्स आएगी इसकी ग्राम ही होगी। और हमारे पास एटम्स कितने हैं 2 into 10 raised to power 22 atoms of hydrogen will contain 6.022 into 10 raised to power 23 multiply by 10 raised to power 20। यहाँ से जब इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये आ गया 1 बाई 6.022 into 10 raised 23 22 ये कैंसिल आउट हुए 10 बच गया। ये आ गया 1/60 जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो भी आएगा वो ग्राम में आएगा। दैट इज द मास ऑफ 10 raised to power 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिगार्डिंग टू द वॉल्यूम, फिर हमारा ये और भी आसान हो जाने वाला है। और देखिएगा कैलकुलेट द वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हमें उसका वेट कैलकुलेट करना है। कैसे करें जब गैस किस फॉर्म में है और मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो हम देखेंगे ये रिलेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्म में 1 मोल का मतलब है 22.4 लीटर एट एसटीपी और उसके अंदर मास कितना है वेट हमें कैलकुलेट करना है तो मास कितना होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ इसके एक बात और लिख देते हैं एट एसटीपी। देखिए जब भी बात आती है एसटीपी तो आपको एसटीपी के ऊपर कितनी वॉल्यूम लेनी है 22.4 लीटर। लेकिन अगर लिखा आ जाए प्रेशर कितना है 1 बार तो हमें कितना अमाउंट लेना है इसका 22.7 लीटर राइट। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं हमें गिवन है 22.24 लीटर राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कितना होता है 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। इसका मतलब when the volume is 22.4 liter the mass is 44 gram। then we can calculate when the volume is 2.24 liter then what will be the mass। कैसे करेंगे देखिए 22.4 liter of carbon dioxide have weight कितना होता है weight 44 ग्राम। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 1 liter of carbon dioxide have weight 44 divided by 22.4। तो हमें कैलकुलेट करना है 2.24 लीटर के लिए 2.24 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैव द वेट 44 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2.24 कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ गया 4.4 ग्राम। इसका मतलब when 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड there will be volume 22.4 liter but when 2.24 liter of the carbon dioxide gas the weight will be 4.4 gram। तो ये रिलेशन था वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास यानी वेट के अंदर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा बाकी इसको फिनिश करते हैं। A drop of water weighing 1.8 gram evaporated in 1 hour due to
sunlight. Calculate the number of water molecule evaporated in 1 second. हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है जिसका वेट 1.8 ग्राम है और जो यानी 1 आवर के अंदर सनलाइट की वजह से एवापोरेट हो जाती है 1 आवर में 1.8 ग्राम, और हमें कैलकुलेट करना है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के एवापोरेट होने वाले। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसे। हमें सिर्फ वाटर के बारे में पता है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर जो कितना होता है, जो होता है 18 ग्राम। इसका मतलब 18 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हम लिख सकते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर contain number of molecules is equals to 6.022 into 10⁻23 molecule. Then 1.8 gram of water will contain number of molecule 6.022 10⁻23 divided by 18 multiply by 1.8. तो हमने 1.8 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए जो कितने आते हैं 0.1. when we multiply both we get 6.022 into 10⁻22 मोल, यानी 1.8 ग्राम वाटर ड्रॉपलेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, जो कि कितने टाइम एवापोरेट होते हैं 1 आवर में। इसका मतलब 1 आवर में इतने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे, तो 1 सेकेंड में कितने होंगे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 आवर मीन्स 60 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 1 आवर मतलब होता है 60 into 60 सेकेंड। इन 60 into 60 सेकेंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेटेड कितने हैं 6.022 into 10⁻22. देन 1 सेकेंड, in 1 second number of water molecule evaporated is equals to 6.022 10⁻22 divided by 60 multiplied by 60. हम क्या करेंगे 6.022 into 10⁻22 divided by 3600. इस 00 को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ बन गया 20. 6.022 को 36 से डिवाइड करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई लिखेंगे, जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है, तो ये जो भी आएगा ये क्या आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब देयर आर दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवापोरेटेड इन 1 सेकेंड ड्यू टू द सनलाइट। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की बहुत सारी डेफिनेशन स्टडी की हमने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने बहुत सारे डेफिनेशन के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी आसानी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।